10वीं की कक्षा में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों, आप लोग 10वीं में पहुंच गए। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आपके आने वाले जीवन की नींव रखेगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे ना? हाँ टीचर, हम मन लगाकर पढ़ेंगे। अनुष्का, तुम्हारा ध्यान किधर है? अनुष्का अंश को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैडम, मेरा ध्यान आपकी बातों पर है। अगर तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर है तो बताओ अभी मैंने क्या कहा है? आपने कहा है कि हम अगले साल 11वीं कक्षा में जाएंगे। अनुष्का की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर अनुष्का को डांटती है। अनुष्का, क्लासरूम में इधर उधर ध्यान भटकाओगी तो 10वीं में ही रह जाओगी। सॉरी मैडम। टीचर बच्चों को पढ़ाने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद अनुष्का और अंश स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। अनुष्का, क्लास में तुम मेरी तरफ क्यों देखती रहती हो? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर क्यों नहीं रहता? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अंश। तुम कितने सरल और सीधे हो। पढ़ाई में तुम सबसे अव्वल हो, फिर भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं है। तुम्हारी यही खूबियां मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनुष्का, लेकिन हमारी 10वीं की परीक्षा नजदीक है। तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं 11वीं में चला जाऊं और तुम 10वीं में ही रह जाओ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं होने दोगे। तुम परीक्षा की तैयारी में मेरी मदद करवाओगे, है ना अंश? हाँ अनुष्का। बातें करते करते दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों घर जाकर पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन अनुष्का के दिलो दिमाग पर अंश छाया रहता है। वो अंश को फोन करती है। हाय अंश, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ाई करो। तुम कितने अनरोमांटिक हो अंश। हम 10वीं की परीक्षा के बाद रोमांस कर लेंगे। अभी मुझे पढ़ने दो और तुम भी पढ़ाई करो। अनुष्का को समझाकर अंश पढ़ाई करने लगता है। अनुष्का भी पढ़ाई करने लगती है। तभी अनुष्का की माँ आती है। अनुष्का बेटी, तू किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी माँ। मुझे ऐसा लगा जैसे तू किसी से बातें कर रही थी। मैं बोल बोल कर पढ़ाई कर रही थी माँ। ठीक है बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। अंश अपने बनाए हुए नोट्स अनुष्का को मोबाइल फोन पर भेज देता और अनुष्का उससे पढ़ाई करती। एक दिन दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में बस खराब हो जाती है। बच्चों, बस खराब हो गई है। मैंने स्कूल में फोन कर दिया है। दूसरी बस आ रही है, तुम लोग उस पर बैठकर घर चले जाना। अंश, माँ ने आज जल्दी घर आने को कहा था। वो मुझे लेकर बुआ जी के घर जाएंगी। बुआ जी के घर में आज पार्टी है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरे पास 50 रुपए पड़े हैं। इतने पैसे में हम ऑटो से तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से तुम अपने घर कैसे जाओगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं पैदल अपने घर चला जाऊंगा। मेरे घर से तुम्हारा घर लगभग 10 किलोमीटर है। इतनी दूर तुम पैदल कैसे जाओगे? अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार के सहारे मैं 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी लड़ सकता हूँ। ओह अंश, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ अनुष्का। अंश एक ऑटो वाले को रोकता है और दोनों उस ऑटो में बैठकर अनुष्का के घर पहुंचते हैं। बाहर अनुष्का की माँ खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। अंश को देखते ही गीतिका ने कहा, अनुष्का बेटी, ये लड़का कौन है तेरे साथ? ऑटो पर क्यों आया है? अनुष्का गीतिका को सारी बात बताती है। माँ, अंश पढ़ने में बहुत तेज है। पढ़ाई में मेरी बहुत मदद भी करता है। थैंक यू अंश बेटे। ये लो 100 रुपए और इसी ऑटो से अपने घर चले जाओ। नहीं आंटी, मैं पैदल चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो? इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे? ये पैसे रख लो और इसी ऑटो से अपने घर चले जाओ। थैंक यू आंटी। अंश अपने घर चला जाता है। अनुष्का और गीतिका भी टैक्सी बुलाकर बुआ जी के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन गीतिका रास्ते में ही टैक्सी रुकवा देती है। माँ, तुमने ये टैक्सी यहाँ क्यों रुकवा दी? करवा चौथ आने वाला है, मुझे अपने लिए खरीदारी करनी है। अनुष्का मन में सोचती है, इस बार मैं भी अपने अंश के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी और करवा माता से प्रार्थना करूंगी कि हम कभी अलग ना हो। लेकिन मैं करवा चौथ के लिए पूजा का सामान कैसे खरीदूंगी? मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। गीतिका बाजार से करवा चौथ की शॉपिंग करने लगती है। माँ, मेरे स्कूल में एक महिला सफाई का काम करती है। बेचारी बहुत गरीब है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों न इस बार करवा चौथ पर उसे पूजा का सामान और कपड़े उपहार में दे दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही अनुष्का बेटी। मैं हर सामान ज्यादा खरीद लेती हूँ, तुम उसे दे देना। गीतिका जब अपने लिए कपड़े खरीदती है तो एक साड़ी ज्यादा खरीद लेती है। इसी तरह वो चूड़ी, बिंदी, ज्वेलरी और पूजा का सामान एक एक सेट ज्यादा खरीदती है। गीता एक सेट सामान अनुष्का को देती है। अनुष्का बेटी, ये सारा सामान उस महिला को दे देना और कहना कि इस बार करवा चौथ बहुत अच्छी तरह से मनाए। ठीक है माँ।
दोनों बुआ जी के घर चली जाती है। रात में वहां से लौटकर अनुष्का सारा सामान अपने कमरे में रख लेती है। कपड़े, गहने और पूजा के सामान का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मैं अंश के हाथ से अपना व्रत कैसे तोड़ूंगी? अनुष्का के मन में कुछ ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, मैं सोच रही थी कि क्यों ना ट्यूशन लगवा लूं। ठीक है, मैं तेरे पिताजी से कहूंगी कि वो तेरे लिए ट्यूशन लगवा दे। गीतिका अनुष्का के पिता को ये बात बताती है। तुम तो जानती हो गीतिका कि करवा चौथ पर कितने खर्च हो गए हैं। अभी सारे त्योहार भी आने वाले हैं, मेरे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन अनुष्का की पढ़ाई का सवाल है, अगर वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। माँ पिताजी, अगर आप लोग कहें तो मैं अंश से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दूं। अंश पढ़ने में बहुत तेज है, वो हर साल क्लास में अव्वल आता है। वो मुझे पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए उसके घर जाना होगा। अंश अच्छा लड़का है, मैं मिली हूँ उससे, अनुष्का को घर छोड़ने आया था। ठीक है बेटी, तू अंश से ट्यूशन लेना शुरू कर दे। अनुष्का दूसरे दिन से अंश के घर जाने लगती है। अनुष्का, मैं अपने सारे नोट्स तुम्हें फोन पर भेज रहा था, फिर तुम्हें मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? बुद्धू, ये सब मैंने करवा चौथ की पूजा करने के लिए किया है। करवा चौथ की पूजा? हाँ, कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। व्रत खोलने के लिए तुम्हें छिपकर मेरे घर आना पड़ता, इसीलिए मैंने ट्यूशन पढ़ने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास आने का रास्ता ढूंढ लिया। अंश और अनुष्का को बातें करते हुए अंश के माता पिता देख लेते हैं। अंश बेटे, ये लड़की कौन है? माँ, ये अनुष्का है। हम दोनों 10वीं में एक साथ पढ़ते हैं। इसके माता पिता ने इसे यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए भेजा है। ठीक है, दोनों बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। काजल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अंश अनुष्का को समझाता है। अनुष्का, तुम करवा चौथ के लिए ये सब कर रही हो, बेहतर होता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए ये सब करती। पगलू, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। उस दिन से अनुष्का स्कूल के बाद रोज अंश के घर जाकर पढ़ाई करती और अंश के साथ समय गुजारा करती। धीरे धीरे दिन बीत गए और करवा चौथ का दिन आ गया। उस दिन अनुष्का अंश के लिए व्रत रखती है। स्कूल में वो अपना लंच अंश को दे देती है। अंश, मेरा लंच भी तुम खा लो। तुम अपना लंच क्यों नहीं खा रही हो? भूल गए क्या? आज करवा चौथ है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। शाम को मैं तुम्हारे हाथ से अपना व्रत खोलूंगी। अनुष्का सारा दिन कुछ नहीं खाती है। स्कूल के बाद शाम को वो अंश के घर जाती है, लेकिन उससे पहले वो करवा चौथ के लिए कपड़े, गहने और सारा सामान जो उसने गीतिका से खरीदवाए थे अपने स्कूल बैग में रख लेती है और अंश के घर पहुंचती है। शाम हो जाती है। गीतिका और काजल दोनों करवा चौथ की पूजा कर रही थी। अनुष्का अंश के कमरे में अपने कपड़े बदल लेती है और गहने पहनकर तैयार हो जाती है। अनुष्का, तुम बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मेरे पास बैठो और मुझे करवा चौथ की कथा सुनाओ। अंश मोबाइल फोन की मदद से अनुष्का को करवा चौथ की कथा सुनाता है। पूजा पूरी होने के बाद, अब मैं खिड़की से चांद देख लूंगी, उसके बाद तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला देना। ठीक है। इधर काजल की पूजा पूरी हो जाती है। वो अंश के कमरे के पास आती है तो देखती है कि कमरा अंदर से बंद है। अंश बेटे, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद है? अनुष्का, माँ आवाज लगा रही है, जल्दी करो। अनुष्का अपने हाथों में चलनी लेकर खिड़की से चांद की ओर देखती है तो उसकी नजर उसके माता पिता पर पड़ती है। वो दोनों उसे लेने ऑटो से अंश के घर आ रहे थे। गीतिका भी उसे देख लेती है। अनुष्का दुल्हन की तरह तैयार होकर क्या कर रही है? दोनों अंश के घर पहुंचते हैं। अंश जल्दी से अनुष्का को अपने हाथों से पानी पिलाता है और दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुष्का, तुम तो यहाँ अंश से पढ़ने आती थी ना, तो ये सब क्या है? हाँ अनुष्का, जवाब दो हमें। माँ, आंटी जी, मैं और अंश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनुष्का सच कह रही है माँ? अंश बेटे, अनुष्का अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद भी है। तुम दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्यार के कारण तुम दोनों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा माँ। फिर हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। हमें भी दामाद के रूप में अंश ही चाहिए। प्रीति को बहुत भूख लगती थी। छिप छिप कर खाने के लिए वो कॉलेज में सबसे पीछे बेंच पर बैठती थी। फिर प्रीति की शादी हो गई। असली अग्नि परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उसकी सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। आखिर कैसे भूखड़ प्रीति ने करवा चौथ का व्रत रखा, चलिए देखते हैं। प्रीति को खाने पीने का बहुत शौक था। प्रीति कम से कम 5 तरीके के फल, नारियल पानी, जूस, दूध रोज लेती थी।
इसके अलावा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर तो था ही। इतना खाने के बाद भी उसे कोई भी कभी भी कुछ खाने के लिए कहता तो वो फौरन खाने के लिए राजी हो जाती। प्रीति की माँ पारुल उसके भुक्कड़पन से बहुत दुखी थी। प्रीति बेटी, अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर, तेरा वजन देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माँ, तुम भी ना हमेशा मेरे खाने पर नजर लगाती हो। कोई मुझसे शादी कर ले इसके लिए मैं भूखी तो नहीं रह सकती ना। तुझे भूखे रहने के लिए कौन कह रहा है, बस थोड़ा लिमिट में खाया कर। प्रीति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। हमें आपकी लड़की पसंद है, बस जरा इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। जी जी जी, शादी से पहले प्रीति अपना वजन कम कर लेगी। फिर तो ये रिश्ता पक्का। सुधा ने प्रीति के हाथों में शगुन के रुपए थमा दिए और प्रीति की शादी राहुल के साथ तय हो जाती है। लेकिन प्रीति से कहाँ संभव था कि वो अपना वजन कम कर पाती। खाने पीने पर कंट्रोल तो था नहीं। कुछ महीने बाद प्रीति और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आते ही उसने सबसे पहले रसोई संभाल ली, क्योंकि वो हमेशा रसोई में रहे और उसका मुंह चलता रहे। अब प्रीति सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना बनाती और साथ साथ रसोई में उसका मुंह चलता रहता। वो कुछ न कुछ खाती रहती। उसके ससुराल में शाम के स्नैक्स की परंपरा नहीं थी। अब प्रीति को शाम के वक्त भूख लग जाती थी। माँ जी, आपके लिए चाय लाऊं? ले आ बहू, एक कप चाय पीकर तरोताजा हो जाऊं। प्रीति ने चाय के साथ साथ आलू प्याज के पकौड़े भी बना लिए। वो चाय पकौड़ा लेकर सुधा के पास आई। अरे बहू, तूने तो सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा था। माँ जी, खाली चाय कौन पीता है? खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है, इसीलिए मैं पकौड़े बना लाई। दरअसल पकौड़े तो प्रीति को खुद खाने थे, सासू माँ का तो बहाना था। अब वो रोज शाम को कुछ न कुछ बनाकर खाती और घर वालों को भी खिलाती। इसी बहाने प्रीति को शाम का स्नैक्स मिल जाता था। लेकिन प्रीति की असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन, प्रीति बहू, कल करवा चौथ है, तुझे पता है ना, करवा चौथ पर सारा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। शाम को चांद की पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। कल सुबह 3 से 4 बजे तक सरगी का वक्त है। तू अपनी सरगी के लिए राहुल से सामान मंगवा लेना और पूजा का सामान भी मंगवा लेना। करवा चौथ पर खाना तो दूर, पानी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्रीति को चक्कर आ गए। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली गई और सरगी की लिस्ट बनाने लगी। करवा चौथ की तैयारी में पूजा के सामान का उस लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ खाने पीने की चीजों के नाम थे। शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तो प्रीति ने उसे लिस्ट थमाते हुए कहा, कल करवा चौथ है, व्रत और पूजा का सारा सामान इस लिस्ट में लिखा है। ये सब सामान बाजार से ला देना। इतनी लंबी लिस्ट? इस लिस्ट में ऐसा भी क्या है? राहुल उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। दूध, दही, मावा, रसमलाई, रबड़ी, मालपुआ, पेड़े, लड्डू, संतरा, अनार, अमरूद, केला, नारियल। लिस्ट पढ़ते पढ़ते राहुल थक जाता है। प्रीति, क्या है ये सब? ये सब मेरे सरगी का सामान है। इतना सारा? हाँ, माँ जी ने कहा है कि करवा चौथ के व्रत में कुछ खाना तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। रात में चांद की पूजा करने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। तुम इतना सब कुछ सरगी में खा लोगी? प्रीति ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। हाँ। राहुल लिस्ट लेकर बाजार चला गया और सारा सामान ले आया। उसने सामान प्रीति को दे दिया। प्रीति ने घड़ी में 3 बजे रात का अलार्म लगा दिया और सो गई। 3 बजे जब अलार्म बजा तब प्रीति झटपट उठ गई और सरगी का सारा सामान लेकर खाने बैठ गई। 1 घंटे में उसने सारा सामान चट कर लिया, फिर जोर से डकार मारा। अब जाकर तसल्ली हुई है, ना जाने इससे मेरा दिन भर का काम चलेगा या नहीं। कल तो दिन भर भूखा रहना है। सरगी खाकर प्रीति सोने चली गई, लेकिन व्रत की टेंशन के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने लग गई। अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है तू? माँ जी, रात के लिए खाना बना रही हूँ। सुधा ने देखा कि पूरी रसोई पूरे पकवान से भरी हुई थी। रसोई का एक भी बर्तन खाली नहीं था। किसी में पूरी, किसी में मालपुए, किसी में खीर, किसी में पनीर की सब्जी, किसी में रायता, किसी में चटनी, तो किसी में गुलाब जामुन भरे पड़े थे। इतना सारा खाना? हाँ माँ जी, दिन भर भूखी रहूंगी तो रात में अच्छा खाना तो चाहिए ना। लेकिन अभी तो सुबह थी, सारा दिन बाकी था। सारा दिन भूखा प्यासा रहना प्रीति के लिए असंभव था। दिन चढ़ते ही बहुत भूख लगी है यार, अब क्या करूं? अभी तो दोपहर और शाम बाकी है। शाम की पूजा के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। प्रीति मन महसूस कर रह जाती है, लेकिन उससे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहा गया।
थोड़ा सा कुछ खा ही लूंगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। प्रीति ने देखा कि राहुल ऑफिस गया हुआ है और सुधा अपने कमरे में सो रही है। वो चुपके से रसोई में गई और थोड़े मालपुए खा लिए। हाँ, अब जान में जान आई। प्रीति अपने कमरे में आकर सो गई। उसे थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगी। दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है। बड़ी भूख लगी है, क्या करूं? माँ जी को खाना देने के बहाने खुद भी कुछ खा लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। प्रीति सुधा के लिए एक थाली में खाना परोसने लगी और लगे हाथ 4 पूरियां और पनीर की सब्जी खुद भी खा ली। उसके बाद उसने सुधा को खाना खिलाया। कुछ देर बाद शाम हो गई। सुधा ने प्रीति से कहा, प्रीति बहू, जा तैयार हो जा। पास के मंदिर में मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं। तू भी वहीं चली जा, उन सब के साथ पूजा भी कर लेना और कथा भी सुन लेना। ठीक है माँ जी। प्रीति तैयार होकर माता के मंदिर में जाती है, जहां मोहल्ले की सभी औरतें पहले से जमा थीं। प्रीति भी उनके बीच जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन प्रीति कथा के बीच बीच में लंबी लंबी डकारें मारने लगी। उसकी डकारों में से कभी मालपुए की खुशबू आती तो कभी पूरी सब्जी की। ये देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। लगता है सुधा की बहू ने पूजा से पहले ही खाना खा लिया है। आजकल की लड़की है, आजकल की लड़कियों से भूखा नहीं रहा जाता। अरे जब भूखी नहीं रह सकती तो कैसा व्रत और कैसी पूजा, फिर कथा सुनने क्यों आई है? मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर प्रीति पूजा बीच में ही छोड़कर घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ जी, वहाँ औरतें कथा सुनने थोड़ी ना आई हैं, वो तो एक दूसरे की बहुओं की बुराई करने आई हैं। मुझसे नहीं सुना गया इसलिए मैं आ गई। प्रीति घर आकर चांद निकलने का इंतजार करने लगी। रात हो गई, चांद निकल आया था। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कितनी जोर की भूख लगी है, न जाने राहुल कब आएंगे। तभी प्रीति के मोबाइल फोन की घंटी बजी। हेलो प्रीति, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। लेकिन राहुल आज तो। प्रीति ने इतना ही कहा था कि राहुल ने फोन काट दिया। राहुल भूल गया था कि आज करवा चौथ है। आज मेरा व्रत है और आज ही राहुल को देर से आना है, लेकिन उसने तो कहा है कि मैं खाना खा लूं। अब पति की आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ? प्रीति फौरन रसोई में गई और प्लेट भरकर खाना खा लिया। हाँ, अब जाके पेट भरा है मेरा। सुबह से इतना कम खाया था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ देर के बाद राहुल आ जाता है। प्रीति चांद की पूजा करती है और फिर राहुल के हाथ से पानी पीती है। उसके बाद उसने सुधा और राहुल को खाना दिया। अरे प्रीति, तुम भी खाओ ना हमारे साथ। नहीं नहीं, आप और माँ जी खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बहू, आज तो तेरा व्रत था, फिर भूख क्यों नहीं है? चल अपनी भी थाली ले आ। प्रीति एक बार फिर से खाना खा लेती है। आधी रात को प्रीति के पेट में तेज दर्द होने लगा और वो बार बार टॉयलेट जाने लगी। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। ओवर ईटिंग की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है। इन्हें डायरिया हो गया है। अभी कुछ दिनों तक इन्हें लिक्विड डाइट पर ही रहना होगा। माँ जी, राहुल, मैंने व्रत के नाम पर छिप छिप कर सारा दिन बहुत खाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी वजह से आप लोगों को भी परेशान किया। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा बस। प्रीति ने कसम खाई कि अब वो हद से ज्यादा नहीं खाएगी। Please subscribe this channel.